नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अयोध्या से श्रद्धालुओं की सेवा कर लौटे छत्तीसगढ़ के सभी राम सेवकों का अपने निवास परिसर में स्वागत और अभिनंदन किया। सीएम साय ने सभी राम भक्त 6 समितियों को शॉल, श्रीफल और श्री रामलला की धातु की मूर्ति भेंट कर उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने अयोध्या से श्रद्धालुओं की सेवा कर लौटे प्रभु श्री रामलला दर्शन अभियान समिति के अंतर्गत सभी 6 समितियों के साथ भोजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी समितियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के विराजित होने के साथ ही राम भक्तों की 500 साल की मनोकामना पूर्ण हुई। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि प्रभु श्री राम का ननिहाल हमारा छत्तीसगढ़ है और हम भांजे के रूप में श्री राम को पूजते हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान राम सेवकों का स्वागत किया। अभिनंदन करते हुए ये जो तस्वीरें हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस दौरान देख सकते हैं। अयोध्या से तमाम जो राम भक्त वापस छत्तीसगढ़ लौटे उनका स्वागत सीएम विष्णुदेव ने किया और इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। तो राम भक्तों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां भव्य स्वागत अयोध्या से लौटने के बाद उनका किया। सूबे के मुख्यमंत्री ने इस दौरान पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया गया और उन्होंने कहा कि राम भक्तों की 500 साल की जो मनोकामना है वो अयोध्या में पूरी हुई और ये हमारे लिए भी बहुत ही गौरव की बात है कि प्रभु श्री राम का ननिहाल हमारा छत्तीसगढ़ है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र की घोषणा हो गई है, संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दे दिए हैं, शिक्षा सत्र शुरू हुआ है, शिक्षा मंत्री ही नहीं है, अभी स्कूलों में ताले लगे हैं, स्कूलों की बिल्डिंग नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं एकल शिक्षक है, उसकी शिकायतें लगातार आ रही हैं और उसमें भी तालाबंदी तक की नौबत आ गई है। विधानसभा सत्र के लिए हमारे पास तो मुद्दे बहुत हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है बलौदाबाजार में जो आगजनी हुई है, इस दौरान 19 लोगों की जान गई है, आए दिन हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं, जिससे कवर्धा जिले में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। गृह मंत्री के क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा है, दर्जनों हत्या, दर्जनों बलात्कार की घटनाएं और कानून व्यवस्था नाम की चीज रही नहीं। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा इस दौरान है। दूसरा, मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला है। मॉनसून वैसे ही विलंब है, खाद बीज की उपलब्धता नहीं के बराबर है, उस मामले में भी सवाल उठाए जाएंगे। शिक्षा सत्र चल रहा है, ये मुद्दे भी उठेंगे। विपक्ष के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, इसको लगातार उठाया जाएगा, लेकिन समय कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। जब से विष्णुदेव साय सरकार आई है तब से यहाँ गौ तस्करी बेतहाशा उसमें वृद्धि हुई है। अब बाघ नदी बॉर्डर में आप देखेंगे जवान को रौंदते हुए गाड़ी चली गई, तो ये पूरी मिली भगत से हो रहा है। इसी प्रकार से सारे बॉर्डरों में आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये गौ तस्करी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इसकी जबरदस्त वृद्धि हुई, जबकि 5 साल में इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे शासनकाल में नहीं आया और गौठान योजनाएं लोग बंद कर दिए हैं। अब रोका छेका समय भी आ रहा है क्योंकि फसल अब लगा लिए, जर्मिनेशन हो रहा है, 8-15 दिन में तो रोपाई भी शुरू हो जाएगा। 8-15 दिन उसके बाद फसल की रफाई किस प्रकार से होगी। तो इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, सारे मवेशी है तस्करी हो चला जाए तो यहाँ जानवर ही न रहे। ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र चल रहा है, सरकार के षड्यंत्र।
उधर 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए कानून के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के जिला पंचायत सभागार में नए आपराधिक कानून पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें राजनांदगांव कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने नए कानून को लेकर जानकारी दी। देश भर में 1 जुलाई से आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला पंचायत के सभागार में नए आपराधिक कानून पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने इन नए कानून में दिए प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि नए कानून में पीड़ित पक्ष की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इस कानून में मामलों का जल्द निराकरण होगा। उन्होंने कहा कि काफी अच्छी मंशा के साथ इस एक्ट को बनाया गया, जिससे समाज में सकारात्मक असर दिखाई देगा। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि जो पीड़ित हैं उन्हें समय पर न्याय मिले। उन्होंने बताया कि पुलिस के लिए विवेचना करने की टाइमलाइन बना दी गई है, जिससे समय पर मामलों की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि यह कानून सबके लिए बेहतर है। कोर्ट के निर्णय के बाद अगर वो बरी होते हैं तो उनको बिना मतलब के कोर्ट में बहुत ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसे होते हैं जो बेचारा दिन बंदी जेल में रहते हैं, बाद में छूट भी जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये राहत है। साथ में जो पीड़ित पक्षकार हैं उनको ई एविडेंस, ई एफआईआर, 0 एफआईआर, इन सारी चीज़ों से उन लोगों को राहत मिलेगी। और मुझे लगता है बहुत अच्छी मंशा के साथ ये एक्ट बना है और इसका हम सब लोगों को, जितने भी हम लोग भारतीय हैं, इसका फ़ायदा उठेगा। और क्योंकि जो भी दोषी हैं उनको सज़ा जल्दी मिलेगी, तो इसका एक समाज में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और पीड़ित पक्ष जो है लंबे समय तक जो न्याय के लिए जो काफ़ी लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ता था, उनको न्याय जल्दी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इन सारे चीज़ों का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा समाज में, और ये सारी चीज़ें सब लोगों तक पहुँचे, इस मंशा से आज ये कार्यशाला आयोजित की गई। उधर पोलावरम बांध को लेकर बस्तर में राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। आंध्र प्रदेश के पोलावरम बांध परियोजना भले ही वहां के लोगों के लिए वरदान साबित होगी, लेकिन बस्तर के सुकमा जिले के कोटा ब्लॉक के 8 गांवों के हजारों लोगों को घर और जमीन छोड़कर जाना पड़ेगा। स्थानीय लोग डैम की ऊंचाई को घटाने की मांग करते रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कई बार विवाद की स्थिति बनी रहती है। छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार है। अब पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश सरकार से मांग रख दी है कि दोनों सरकारें बातचीत कर समस्या का समाधान करें। दीपक बैज ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में मध्यस्थता कर समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ताकि कोंटा के लोगों को राहत मिल सके। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का कहना है कि एक वक्त में दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई। किरण देव ने कहा कि बीजेपी सरकार पोलावरम बांध की समस्या को लेकर जरूरी कदम उठाएगी। बिल्कुल, पोलावरम बांध बनने से छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा डुबान क्षेत्र में आ रहा है, और हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसके लिए PIL भी दायर किया है और लगातार संवाद भी केंद्र सरकार किया है। और मैं सांसद होने के नाते जब मैं था पिछले 5 सालों में पोलावरम मुद्दे को लेकर मैंने लोकसभा में भी उठाया था, ताकि केंद्र सरकार संज्ञान में ले और दोनों राज्य सरकार को सामंजस्य बनाकर उसका समाधान करे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में भी। हमें पूरा भरोसा है कि ये सरकार को बात करना चाहिए
केंद्र सरकार से और वहां के राज्य सरकार के, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश की सरकार भी एनडीए का हिस्सा हो चुकी है, तो सिर्फ एक ही थैली के सब चट्टे बट्टे हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर इसको चर्चा कर हमारी जो छत्तीसगढ़ कुछ हिस्से डूब रहे उसके लिए समाधान निकालना चाहिए। उधर बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क में प्रसिद्ध जल प्रपात तीरथगढ़ में जल्द ही कांच ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। इसका सर्वे पुणे की कंपनी ने किया है। वन विभाग ने तीरथगढ़ जल प्रपात के सामने ग्लास ब्रिज बनाने की तैयारी अब शुरू की है, योजना बनाई है। ये ब्रिज तीरथगढ़ जल प्रपात के बिल्कुल सामने होगा और इस ब्रिज के माध्यम से खूबसूरत जलप्रपात तीरथगढ़ को पर्यटक नजदीक से देख पाएंगे। बारिश के मौसम में जलप्रपात अपने रौद्र रूप में नजर आता है। उस वक्त पर्यटक इसे करीब से देखना तो चाहते हैं, लेकिन खतरे की वजह से करीब जाने में विभाग रोक लगा देता है। कांच के ब्रिज बन जाने से पर्यटक बारिश के समय में भी तीरथगढ़ को करीब से यहां देख पाएंगे। ब्रिज बनने के बाद पर्यटक सुरक्षित तीरथगढ़ जलप्रपात का लुत्फ उठा पाएंगे। यह ब्रिज 5 से 6 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। पुणे की टीम है जिन्होंने राजगीर में भी बनाया है और लागत इसकी लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए आएगी अभी। लेकिन उन्होंने प्रारंभिक सर्वे किया है, उन्होंने वहाँ पे जो सॉइल है उसका टेस्टिंग करके उसकी रिपोर्ट चाहिए है, ताकि उसी हिसाब से वो कॉलम का डिज़ाइन निश्चित रूप से बढ़ेगी। क्योंकि इस एरिया में कांगेर वैली के प्रति, कुटुमसर केव्स के प्रति लोगों में जिज्ञासा तो है ही, उसमें उसके लिए तो वहाँ जाते ही हैं। तीरथगढ़ झरना भी इस एरिया के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट है, काफ़ी लोग जाते हैं और हमेशा पूरे 12 महीने जाते हैं। तो उसमें अगर हम ग्लास ब्रिज बना देंगे जो कि छत्तीसगढ़ और इंडिया के लिए भी बहुत रेयर है, तो निश्चित रूप से टूरिस्ट का आकर्षण कांगेर वैली के लिए बहुत और तीरथगढ़ के लिए बहुत बढ़ेगा। बरसात के समय में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है जल भराव की स्थिति हो जाती है, मायावती कई टूरिस्ट भी वहाँ पर फंसे हैं। क्या ये जो कांच का ग्लास में टूरिस्ट बरसात के समय में भी लुत्फ उठा सकते हैं? हम बिल्कुल दिखा सकते हैं, इसी हिसाब से बनाया जा रहा है। क्योंकि बरसात के समय विशेषकर अगस्त सितंबर महीने में वहाँ पे पानी का फ्लो बहुत अच्छा रहता है और सबसे ज़्यादा आकर्षण उसी समय रहता है उस झरने का। तो उस समय भी उस झरना ग्लास ब्रिज में जाके लोग उस झरने को देख सकेंगे। और उधर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुस्मी में ये शिकायत लगातार मिलती रही है कि वहां पर मरीजों को कई बार भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। वहीं फिर एक बार सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला सुबह से नाश्ता और खाना नहीं मिलने की वजह से घर वापस जाने की बात करते हुए नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर जिसे खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, कई बार वो छुट्टी पर चला जाता है, जिसकी वजह से पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है और स्वास्थ्य केंद्र के पास दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। बता दें कि बलरामपुर जिले के कुस्मी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला सुबह से लेकर दोपहर तक किसी तरह का भोजन नहीं मिलने की बात कहते हुए सुनाई देती है। वहीं महिला कह रही है कि अब मैं घर जा रही हूं क्योंकि यहां किसी तरह का भोजन मुझे नहीं मिला। उधर मध्य प्रदेश पर फ्री बीज योजनाएं भारी पड़ रही हैं। आर्थिक मामलों के जानकार कहते हैं कि कर्ज लेकर घी पीने की प्रवृत्ति घातक साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में भले खुद सरकार यह घी नहीं पी रही हो, लेकिन वह फ्री की रेवड़ी बांटकर लोगों को घी पिला रही है। यही कारण है कि अब प्रदेश सरकार कर्ज की सीमा में गले तक डूब चुकी है। लाडली बहना योजना के चलते सरकार की आर्थिक स्थिति पंगु हो रही है। अब प्रदेश सरकार अब तक का सर्वाधिक कर्ज लेने की तैयारी में है। यह कर्ज 88,540 करोड़ रुपए का होगा। मध्य प्रदेश सरकार 73,540 करोड़ रुपए बाजार से और 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से कर्ज लेगी।
उधर मुरैना नगर निगम इलाके के वार्ड 47 के लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। दरअसल मामला वार्ड नंबर 47 का है, जहां रहने वाले लोगों के लिए नगर निगम ने ना तो सड़क बनवाई है, ना ही नाली बनवाई। इस वजह से यहां कीचड़ और जलभराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। कीचड़ और जलभराव के चलते यहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। इस वजह से सभी मोहल्ले के लोग एकत्रित होकर कीचड़ में प्रदर्शन करने लगे। लोगों की मांग है कि अगर इसी तरह समस्या रही और हमारी समस्या का निदान नहीं किया गया तो हम ना खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे और लगातार इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे। ये आंदोलन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा ये आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं सर, क्यों हमारी जो गली है उसकी व्यवस्था बहुत ही खराब है, बहुत क्रिटिकल व्यवस्था है। आप देख रहे होंगे जैसे हमारी गली में पानी भरा है और इतना पानी भर जाता है, ये तो मतलब रोज का ही धरना है। जब मतलब बारिश होती है तो इतना पानी हो जाता है कि हमारे घर के अंदर पानी हो जाता है। कीड़े मकोड़े, मतलब हमारे बच्चे भी इतने परेशान हैं कि इंसान, यहाँ मजदूर भी हैं, कुछ विकलांग बच्चे भी हैं, वृद्ध हैं, कुछ मतलब वो निकल ही नहीं पाते हैं गली से। धंधा नहीं हो पा रहा है तो इंसान कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बसें ही नहीं आ रही उनके लिए, रोड के लिए क्या करें बताओ। क्यों किया जा रहा है? ये कोई नाली का पानी का कोई विकास ही नहीं है। 2-4 बार हम एदल सिंह कंसाना के गए, उनने बजा दे। सोनू जौनवार के यहाँ गए, उनने भी बजाए। सोनू जौनवार इस दिन गली में आया था, मैंने बुलाया था कि भाई मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया है, उसमें मैं गिर पड़ी हूँ, तो वो वहीं से चला गया है। उधर को आया ही नहीं है, वोट लेने तो जहाँ तक आ जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण जिला स्थित वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि सभागार और अतिथि गृह का शिलापट अनावरण और इसके साथ ही लोकार्पण किया। वाल्मीकि सभागार और अतिथि गृह परिसर में स्थापित महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया। मुख्यमंत्री ने सभागार और अतिथि गृह प्रांगण में पौधारोपण भी किया। लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री ने सभागार और अतिथि गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीटिंग रूम, लॉबी, बहुउद्देशीय हॉल आदि का मुआयना कर भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि से विस्तृत जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वाल्मीकि सभागार गृह का मेंटेनेंस ठीक ढंग से होता रहे, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा जाए। इसका काफी सुंदर तरीके से निर्माण हुआ है। इसके बन जाने से अब यहां आने वाले पर्यटकों के आवागमन में सुविधा होगी। यहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कराया गया है। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकार बिहार के हर क्षेत्र का विकास कर रही है। उधर मेडिकल क्षेत्र में झारखंड को अग्रणी फेहरिस्त में लाना सरकार की प्राथमिकता है। स्मार्ट सिटी रांची एरिया में गौतम मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास इसी कोशिश की कड़ी है। उक्त बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हॉस्पिटल के शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में कही हैं। मौके पर सीएम ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। यहाँ डॉक्टर भी मरीजों के अनुपात में कम है, इस कमी को भी दूर किया जाएगा। चंपई सोरेन ने आगे कहा कि उनके साथ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं बनाने का कार्य कर रही है। जैसे गौतम मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल का शिलान्यास रखा गया है। आने वाले दिनों में अपोलो ग्रुप का हॉस्पिटल भी झारखंड में अपनी सेवाएं देगा। वहीं शिलान्यास प्रोग्राम में संबोधित करते हुए गौतम मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अभिजीत कुमार गौतम ने कहा कि रांची स्मार्ट सिटी में गौतम मेडिकल कॉलेज में मुफ्त में इलाज होगा। ये झारखंड के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि उक्त मेडिकल कॉलेज में 100 बेड की आईसीयू होगी, जहां गंभीर मरीजों का इलाज किया जाएगा। शिलान्यास प्रोग्राम में स्मार्ट सिटी के सीईओ अमित कुमार, शहरी और आवासीय विभाग के सेक्रेटरी अरवा राज कमल, इसके साथ ही सेहत मेडिकल तालीम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार के अलावा कई लोग उपस्थित थे।
झारखंड प्रदेश के अरे ये पीए नीचे आते हैं। चिकित्सा के लिए पूरा प्रदेश जाना पड़ता है। इस तरह का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यदि झारखंड में हर तरह का व्यवस्था, तो यहाँ का जनता बाहर चिकित्सा होने के नहीं जाना पड़ेगा। अरे ये नीचे कर ले यार। क्योंकि बीमारी बहुत तरह का है। ये हॉस्पिटल में वो हर तरह का बड़ा से बड़ा ऑपरेशन भी इसी हॉस्पिटल में होगी। इसलिए यहाँ के जनता को अपना राज्य में ही सब चीज़ हर तरह का बीमारी का चिकित्सा का सुविधा मिलने लगे। इसलिए आज का कार्यक्रम इस राज्य के लिए बहुत और अच्छा। और उधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दी थी। कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया, को जमानत दे दी गई है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया वह दोषी नहीं है और जमानत पर रिहा किए जाने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है। वहीं ईडी अब सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देगी। देखिए, आज ये फैसला जो है आ गया है कि हेमंत सोरेन जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के लीडर हैं, उन्हें जमानत की सुविधा मिली है माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत से। ये सुनवाई 13 जून को ही पूरी कर ली गई थी। दोनों पक्षों को सुन करके इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज वो फैसला आ गया है और उन्हें जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आज ये ऑर्डर की कॉपी चली जाएगी, कल वो बाहर आ सकते हैं। निचली अदालत कंसीडर कर ले, निचली अदालत जाएगी यहाँ से कॉपी, निचली अदालत में कंसीडर किया जाएगा और वो बाहर आएंगे, बाहर आ सकते हैं। उधर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के प्रीमियर मेडिकल संस्थान रिम्स में इलाज की लचर व्यवस्था, खराब पड़े मेडिकल उपकरण, पद रिक्त रहने और चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने रिम्स की दयनीय स्थिति पर कड़ी नाराजगी भी जताई है। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जब रिम्स में इतनी सारी कमियां हैं तो सुधार क्यों नहीं हो रहा है। रिम्स में वीआईपी कल्चर हावी हो गया है। यहाँ आम मरीजों का इलाज बेड के अभाव में जमीन पर हो रहा है, जबकि पैरवी या वीआईपी मरीजों के लिए अलग से इलाज की व्यवस्था होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य विभाग की दिलचस्पी रिम्स को चलाने में नहीं है। साथ ही ब्यूरोक्रेट्स की दखलंदाजी की वजह से रिम्स की आधारभूत संरचना बेहतर नहीं हो पा रही है। उधर साहिबगंज जिले का सकरी गली इन दिनों काफी चर्चाओं में है। सकरी गली के आश्रम टोला में जमीन के नीचे हजारों साल पुराना समृद्ध इतिहास छुपा है। बीच बीच में खुदाई के क्रम में यहाँ से काले पत्थर से बनी मूर्ति और अन्य आकृतियां मिलती रहती हैं। आश्रम टोला भ्रमण के क्रम में ऐसी कई आकृति और मूर्तियां अब भी देखने को मिल जाएगी। आश्रम टोला में कुछ साल पहले मकान निर्माण के दौरान मिली भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति आसपास के लोगों के लिए आज भी कौतूहल का विषय बनी हुई है। यहाँ रह रहे बुजुर्गों का कहना है कि उस क्षेत्र में जमीन के नीचे खुदाई में हजारों साल पुरानी कोई बड़ी संरचना मिल सकती है। इतिहासकारों का कहना है कि बरामद भगवान शिव की यह मूर्ति संभवतः गुप्तकालीन या पालकालीन प्रतीत हो सकती है। ये मूर्ति अब भी सकरी गली आश्रम टोला में ग्रामीण आस कुमार सिंह के घर के बाहर दरवाजे पर एक कोने में रखी है। सकरी गली आश्रम टोला में जहां तहां बिखरे पड़े तमाम प्राचीन मूर्तियां हिंदू धर्म से संबंधित हैं। राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।